Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. हमारी आजकल वीडियोस में जो लेक्चर्स में टॉपिक चल रहा है वो है हमारा नर्वस सिस्टम के बारे में। पिछली वीडियो में हमने न्यूरॉन के बारे में बात की थी कि किस तरह न्यूरॉन जो है वो बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का और उससे मिलके जो है वो हमारा सारा जो नर्वस सिस्टम है वो बनता है। आज हम पढ़ेंगे डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कितनी उसकी डिवीजन्स हैं और वो डिफरेंट डिवीजन जो हैं वो क्या क्या काम करती हैं। सिस्टम। अच्छा, अब हम अगर देखें कि उसके जो दो मेन पार्ट्स हैं नर्वस सिस्टम के वो हमारे दो हैं। नंबर वन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं और किस कौन कौन से ये फंक्शन जो है ये सारे अंजाम देता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम ब्रीफली कहते हैं CNS। पढ़ने में ज़रा हमें आसानी हो जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इतना लंबा जो है ना वो नाम पढ़ने में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हम इसको CNS करके पढ़ेंगे। और दूसरा है द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम पढ़ेंगे PNS। तो एक हमारा हो गया CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक हो गया PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये दोनों जो पार्ट्स हैं इनको आगे मज़ीद स्टडी के लिए मज़ीद जो है वो सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम आगे अब फ्लो चार्ट की मदद से पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ जो मैं पहले बता दूं कि ये हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये दोनों हमारे मिल के कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं और हम इनको सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए अलग अलग करके पढ़ते हैं। हम किसी भी एक बॉडी पार्ट का या किसी भी नर्वस सिस्टम के एक पार्ट को बिल्कुल सेपरेट करके ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एक ये काम करता है और दूसरा हिस्सा सिर्फ एक ये काम करता है। ये सारे मिल के एक नेटवर्क बनाते हैं और उसकी बेस पे फिर हमारा हमने पढ़ा था ना कि नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। तो इसके सारे पार्ट्स इंटरकनेक्टेडली काम करते हैं और हमारा जो बिहेवियर है वो डिटरमिन होता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो हम पहले स्टडी करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट आपके लिए रखा है कि नर्वस सिस्टम जो है उसकी जो डिवीजन्स हैं वो किस तरह से है। ये देखेंगे, सबसे पहले नर्वस सिस्टम के दो मेन डिवीजन्स हैं, एक है पेरिफेरल और एक है सेंट्रल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सेंट्रल है उसके अंदर मैं आपको मज़ीद यहाँ पे लिख के भी बताती हूँ कि जो CNS है उसकी जो फर्दर डिवीजन्स हैं, CNS की फर्दर डिवीजन्स हैं, एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड। जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसकी आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसकी डिवीजन्स इन्होंने काफ़ी डिटेल में बताई हुई हैं कि पेरिफेरल के आगे फर्दर दो पार्ट्स हैं, एक है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब आपको अगर हम इनके नामों पे जाएं तो नामों की मदद से भी मैं आपको इनका मतलब बता देती हूँ। सोमैटिक नर्वस सिस्टम सोमा से, सोमा का मतलब होता है बॉडी, यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो है जो आपकी जो पूरी बॉडी के अंदर ये जो सारे मसल्स और आपके जिस्म के सारे हिस्से, आपके बाजू, हाथ, लंग्स, हर चीज़ जो है उसको ये कंट्रोल कर रहा है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन तक जाते हैं, जिसको हम सेंसरी इनपुट कहते हैं। और ब्रेन जो है वो आगे से मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर अपने कमांड्स भेजता है, ऑर्डर्स भेजता है, जिसको हम मोटर आउटपुट कहते हैं और जिससे हमारा बिहेवियर नज़र आता है, यानी जो काम हम कर रहे हैं वो इनकी बेस पे हो रहा होता है। दूसरा जो हमारा इसकी डिवीजन है वो ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक का मतलब है ये वो सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, खुद ब खुद काम कर रहा है।
इसमें जैसे हमने अपना बाजू खुद हिलाना है तो हमारी वॉलंटरी मूवमेंट है, हमारा ब्रेन हमें ऑर्डर देगा तो हम बाजू हिलाएंगे तो हमारी वॉलंटरी मूवमेंट होगी। लेकिन जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये खुद बहुत काम करता है, और इसमें वो वाले काम आते हैं जैसे हमारी ब्रीदिंग है, जैसे हमारा हार्ट रेट है, जैसे हमारा डाइजेशन है, ये सारी चीज़ें हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आ रही हैं। इसकी भी आगे फर्दर दो डिवीजन्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आज चूँकि हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने ऑटोनॉमिक और सोमैटिक दोनों हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है क्या। इसके लिए हम ये देखते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस, इसको हम पीएनएस शॉर्टली पढ़ेंगे क्योंकि इसको लिखना और इसको पढ़ना जो है ना इतना लंबा तो मुश्किल लगता है। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है कि ये सारी जो हमारी बॉडी के अंदर नर्व्स, अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया ना कि ये जितनी ये सारी ये नर्व्स हैं, ये देखें ये एक नर्व्स का एक जाल है। हमने पढ़ा था ना कि न्यूरॉन्स जो है वो नर्व सेल जो है वो मिलते हैं और ये सारी नर्व्स जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर बनाते हैं। तो एक नर्व के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, तो जब वो मिलते हैं तो एक नर्व बनती है। और नर्व्स भी बेशुमार काउंटलेस नर्व्स का एक पूरा एक नेटवर्क है जो हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो इन्हीं सारी जो नर्व्स हैं उनके ऊपर ये बेस कर रहा है। ठीक है, और ये क्या करती हैं, ये बैक बोथ साइड्स ऑफ बैकबोन, यानी आपने देखा कि बैकबोन की दोनों साइड पे ये नर्व्स जो हैं वो मौजूद हैं। हमारे हाथों तक जा रही हैं, हमारे जो है वो पाँव, हमारी रिब केज है हमारा, फिर उस रिब केज के अंदर इवन के जो हमारे पार्ट्स हैं जैसे हमारा दिल है, हमारे फेफड़े हैं, वो सारा वो सब कुछ पीएनएस के अंदर शामिल होता है। और इसमें मोटर नर्व्स भी हैं और सेंसरी नर्व्स भी हैं। मोटर और सेंसरी नर्व्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक दफ़ा दोबारा मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ, रिवाइज कर लेते हैं इसको कि मोटर नर्व्स सेंसरी नर्व्स वो हैं जो कि एनवायरनमेंट से स्टिमुलाई को लेती हैं और आपकी डिफरेंट बॉडी आर्गन्स में जब सेंसेशन पैदा होती है तो वो उसको लेके आपके ब्रेन तक जाती हैं, और वहाँ से ब्रेन जो ऑर्डर देता है वो मोटर नर्व्स वापस लेके आती हैं। ठीक है, यानी सेंसरी नर्व जो है वो ब्रेन तक मैसेजेस लेके जा रही हैं, और मोटर नर्व जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रेलिवेंट आर्गन्स तक जो है वो ऑर्डर्स लेके आ रही हैं। अब इसके अंदर इन नर्व्स के अंदर दो तरह की मज़ीद जो है वो टाइप्स हमें देखने में मिलती हैं। एक है ये टू टाइप्स ऑफ नर्व्स हैं, एक वो जो कि ब्रेन से निकलती हैं और इनको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हमारा ब्रेन जिन हड्डियों के अंदर महफूज होता है उसको हम क्रेनियम कहते हैं, तो इसलिए उससे ये वर्ड निकला है क्रेनियल, यानी रिलेटेड टू द ब्रेन। और इसके 12 पेयर जो हैं वो ह्यूमन के अंदर मौजूद होते हैं जो कि ब्रेन से निकल रही हैं और हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर रही हैं। और कुछ जो है वो नर्व जो हैं वो स्पाइनल नर्व्स कहलाती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। ये दोनों हिस्से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं जो कि हम अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्पाइनल नर्व्स जो हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उनके हम ह्यूमंस के अंदर 31 पेयर्स मौजूद होते हैं। ये आपके एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चंस में इस तरह का सवाल आ जाता है। अच्छा, अब ये सिस्टम क्या करता है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस के दरमियान, सीएनएस और बाकी जो बॉडी है उसके दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसको ये बेहतर बनाता है। कि इसका काम क्या है कि कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। और यही वो चीज़ है जिससे हमारा पूरा बिहेवियर जो है वो बन रहा होता है। अब हम ये देखेंगे कि पीएनएस या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसकी मज़ीद जो दो सब डिवीजन्स हैं जो ऊपर हमने उसके अंदर पढ़ी अपने फ्लो चार्ट के अंदर, तो उनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। नंबर 1 इज़ सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड नंबर 2 इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि ऑटोमेटिकली काम कर रहा है।
जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो मैंने पहले भी ब्रीफली आपको बताया कि तमाम बॉडी ऑर्गन जो हैं वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आते हैं, जो कि हमारे जैसे वो वाले बॉडी ऑर्गन जो कि जिस्म के वो हिस्से जो हमारी एक्सटर्नल वर्ल्ड या हमारी जो एनवायरनमेंट है उससे ये सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारी आइज़ है, ठीक है, हमारे ईयर्स हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ईयर्स हैं, फिर हमारा जो है वो नोज़ है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी जो स्किन है ये भी हमारा एक मतलब समझ लें स्किन को भी ऑर्गन ही कहा जाता है कि जो कि हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड से स्टिमुलाई लेती है और जो है वो तो सारे वो बॉडी ऑर्गन जो कि एक्सटर्नल वर्ल्ड से स्टिमुलेशन ले रहे हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। और ये क्या करता है कि ये इंफॉर्मेशन लेता है सेंस ऑर्गन से और उनको डिलीवर करता है ब्रेन तक। जितनी इंफॉर्मेशन मतलब कोई आवाज़ आ रही है, कोई हमें चीज़ दिखाई दे रही है, तो ये क्या करता है, ये सेंस ऑर्गन से लेता है वो सारी इंफॉर्मेशन और उसको पहुंचाता है ब्रेन तक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का ये काम है। और उसके बाद क्या करता है कि कमांड जो है वो लेके आता है और सेंस ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। ब्रेन से कमांड लेगा और उसको पहुंचाएगा सेंस ऑर्गन्स तक। क्योंकि सोमा मैंने पहले आपको बताया ना कि सोमा का मतलब है बॉडी। अच्छा, इसके बाद अब दूसरा जो हमारा है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ये वाली जो डिवीजन है ये क्या करता है, इसका जो मेजर काम है ये क्या कर बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। अब होम्योस्टेसिस एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बैलेंस का नाम भी दे सकते हैं। जिन्होंने मैट्रिक में बायो पढ़ी है उनको थोड़ा सा इसके बारे में अंदाज़ा होगा। होम्योस्टेसिस, ठीक है, ठहरें, इसको हम थोड़ा सा वो करते हैं, स्पेलिंग हमारे थोड़े से, इसको हम होम्योस्टेसिस, ठीक है। अच्छा, अब ये होम्योस्टेसिस क्या है कि बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स है ना, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सारे जो सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं उन सब के बैलेंस को ये बरकरार रखता है, ठीक है। और इन सब को ये इनवॉलंटरीली, यानी कोई इसका जो काम नाम मैंने बताया ना कि ऑटोनॉमिक यानी ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, तो हमारे जितने सारा इनवॉलंटरी बिहेवियर है ना वो सारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहा है। हमारा दिल धड़क रहा है, हमें नहीं पता, हमें उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमारा सांस आ रहा है, हमें नहीं पता कैसे आ रहा है, हमें उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, अनलेस कि कोई खुदा न खास्ता बीमारी हो जाए या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जिसमें आपको ऑक्सीजन की कमी है, एनवायरनमेंट में है और आपको खींच खींच के सांस लेना पड़े। अदरवाइज़ हमारी आंखें जो है वो ब्लिंक कर रही हैं, हमें नहीं पता, हमारा जो है वो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, दिल की तरफ जा रहा है, दिल से वापस आ रहा है, दिल धड़क रहा है, ये सारे वो काम हैं जो इनवॉलंटरी बिहेवियर्स हैं और ये मैकेनिकली चलते हैं। इसमें हमें खुद से कोई काम करने की, खुद से एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। फिर पूरी जैसे हार्ट रेट है, हमारा डाइजेशन है, ब्लड प्रेशर है, टेम्परेचर रेगुलेशन है। अब देखें ना, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो ये वाला जो निज़ाम है खुद ब खुद काम करके तो हमारी बॉडी के से पसीना बाहर निकालता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी ठंडक महसूस करती है। तो फिर इस तरह ये है कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो जो नर्व्स होती हैं जो हार्ट से रिलेटेड होती हैं वो क्या करती हैं, वो हार्ट की मूवमेंट को स्लो कर देती हैं और जो पेस मेकर है उसकी मूवमेंट को रेगुलेट करती हैं। अब पेस मेकर क्या है, वो भी इसके इस टॉपिक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेस मेकर जो है वो हार्ट को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो है वो प्रोवाइड करता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
तो अब हम अगला जो हमारा इसमें सब टॉपिक है वो हमारा पेस मेकर है, क्योंकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर इसकी अहमियत इस वजह से बहुत ज़्यादा है कि जब होम्योस्टेसिस को कायम रखना है, जब ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना है, तो दिल को और दिल की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए पेस मेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, पेस मेकर की हम बात कर रहे हैं, तो पेस मेकर जो है वो नर्वस सिस्टम के अंदर और दिल के अंदर जो है वो राइट साइड का जो अपर कार्नर है ना, अपर राइट कार्नर, उसके अंदर ये पेस मेकर जो है वो मौजूद होता है। और इसका क्या जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके अंडर ये काम करता है, और जिसकी वजह से जो दिल जो है हमारा वो धड़कता रहता है, यानी जो दिल है उसकी धड़कन जारी रहती है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो जाए दिल के अंदर, मतलब अगर बॉडी के साथ सर्कुलेशन के साथ, ब्लड सर्कुलेशन के साथ हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिकदार में हो गई है, तो पेस मेकर जो है वो दिल की धड़कन को बढ़ा देता है, ताकि जो फ्रेश ब्लड है ना उसमें जब ऑक्सीजन अंदर आएगी तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका जो असर है वो ख़त्म हो जाए, यानी कम हो जाए। तो इस तरह से पेस मेकर जो है वो नेचुरली हमारे लिए काम कर रहा है कि ये बैलेंस रख, हमने बात की ना उसकी होम्योस्टेसिस की, तो बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी दिल के अंदर, उसको ये एक बैलेंस में रखने के लिए काम करता है। फिर उसके बाद जो है वो बेसिकली ये एक समझ लें कि एक न्यूरल सेंटर है। और हम ये कहते हैं कि जो हमारा जो हार्ट है वो अगरचे दिल के ऊपर उसका थोड़ा बहुत इख्तियार तो है, कि जो हमारा ब्रेन है, जो हमें पता है ना, वो हमारी हर बॉडी पार्ट को और हर बिहेवियर को और हर फंक्शन को, सारी फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो हमारा हार्ट है वो ऑटोमेटिकली चल रहा है। नो डाउट के ब्रेन का उसके ऊपर कुछ कंट्रोल है, लेकिन उसका जो धड़कना है वो खुद बहुत अपनी जगह पे हो रहा है। और इसके लिए एक मिसाल हम इस तरह से ये देख सकते हैं कि रिसर्चेस में ये देखा गया कि अगर बॉडी को और सर को अलग कर दिया जाए तो भी ये पेसमेकर की वजह से दिल जो है वो कुछ देर के लिए ज़िंदा रहता है, यानी धड़कता रहता है। तो इसको हम, ये एक ऐसी चीज़ अल्लाह ताला ने हमारी दिल के अंदर रखी है कि जो, और ये क्या है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के हेडिंग के अंदर हम इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये इसका ऑटोमेटिक जो है वो एक फंक्शनिंग हो रही है, इसमें कोई वॉलंटरी कंट्रोल जो है हमें देखने में नज़र नहीं आ रहा। और ये भी देखा जाता है कि अगर सम टाइम ऐसा हो कि कुछ लोगों के अंदर अगर हार्ट का मसला हो जाता है, तो उनके अंदर फिर एक्सटर्नली भी जो है पेस मेकर जो है फिट किया जा सकता है दिल के अंदर। ये डिफरेंट, अगर आप गूगल पे कभी सर्च करें तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी कि दिल के अक्सर मरीज़ ऐसे हैं जिनमें अगर ऐसा कोई मसला हो जाए तो फिर वो एक छोटी सी डिवाइस होती है, एक चिप की तरह की, और उसके साथ छोटी छोटी लीड्स होती हैं, तो वो पेस मेकर जो है वो फिर दिल के अंदर डाल दिया जाता है, और वो फिर नेचुरली वो वाला काम करता है जो कि हमारा मतलब आर्टिफिशियली वो वाला काम करता है जो हमारा नेचुरल पेस मेकर कर रहा है। अगर हम हार्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि हम पढ़े हैं ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि पूरा का पूरा नर्व्स के साथ रिलेटेड है, कि पूरी बॉडी के अंदर नर्व्स जो हैं वो जा रही हैं। तो हार्ट जो है उसके लिए तीन एक सिस्टम्स ऑफ नर्व जो हैं वो मिलके काम कर रहे होते हैं हमारे हार्ट की जो फंक्शनिंग है उसको प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए। तो वो उनको हम वन बाय वन देखते हैं कि वो थ्री सिस्टम्स ऑफ नर्व्स कौन कौन से हैं जो हमारी हार्ट बीट को और या हमारे दिल के धड़कने को कंट्रोल कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले ये है कि एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, कि इसके अंडर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हमने जैसे पहले पढ़ा कि उसके अंडर दिल जो है वो ऑटोमेटिकली धड़कता रहता है। और उसके बाद क्या है कि और जैसे मैंने पहले बताया कि बैलेंस जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो उसको वो बरकरार रखता है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि एक दूसरा निज़ाम जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसको हम कहते हैं, इसको भी हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये उसके अंडर आता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की ही एक डिवीजन है। लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये जब कोई एमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो ये दिल की धड़कन को बढ़ा देता है एमरजेंसी की सिचुएशन में। और तीसरा जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, कि जब एमरजेंसी गुजर जाती है और जो सिचुएशन है वो नॉर्मलाइज हो जाती है,
इमरजेंसी की सिचुएशन ख़त्म हो गई, हंगामी सूरत हाल ख़त्म हो गई, तो क्या होता है कि इमोशनल रेगुलेशन के लिए पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो दिल की धड़कन को वापस एक बैलेंस पे, एक रूटीन की पेस पे ले आता है। तो ये तीन जो नर्व्स के जो सिस्टम्स हैं वो मिलके हमारे दिल की जो धड़कन है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसकी डिवीजन्स कौन कौन सी हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या एएनएस। सबसे पहली है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो कि अभी मैंने हार्ट की फंक्शन के अंदर भी इसका जिक्र किया कि ये क्या करता है, ये हमारी जो बेसिक एक्टिविटीज़ हैं हमारी बॉडी की जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनको ये जो है वो रेगुलेट करता है। और ये कब जो है वो ये हमारी सर्वाइवल की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और किस वक्त ये एक्टिवेट होता है, किसी भी एमरजेंसी सिचुएशन में। कोई भी एमरजेंसी जो है वो आपके सामने आ जाए मिसाल के तौर पे, और कोई ऐसी सिचुएशन जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें जिस वक्त इंसान जो है वो जंगलों में रहते थे और जो है उनका पालना जो है वो शिकारियों से पड़ता था, तो उस वक्त जो है वो एमरजेंसी सिचुएशन ये होती थी कि एकदम आपके सामने कोई शिकारी आ गया आपको पकड़ने के लिए। या अगर आप अभी भी आप किसी ऐसी जगह पे जाएं, आप रात के वक्त जा रहे हैं और आप देखते हैं कि एकदम से आपके सामने कोई चोर या डाकू आ गया खुदा ना खास्ता, तो वो एक एमरजेंसी सिचुएशन है। और उसमें फिर ये आपको जो एनर्जी या जिस चीज़ की ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो फिर उसकी एक्टिवेशन शुरू हो जाती है। और स्ट्रेस आजकल के दौर में चूँकि इस तरह की सिचुएशंस कम हैं, तो हमारी बॉडी को जो स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है ना डेली बेसिस पे, हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेसर्स जो हैं हमें देखने में आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो है वो एग्ज़ाम एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर है। या जो है खुदा न खास्ता घर में कोई बीमार हो जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो ये भी एक स्ट्रेस की सिचुएशन है। या आपको जो है वो कोई आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कोई अपॉइंटमेंट है, या बहुत इंपॉर्टेंट आपने किसी जगह पे पहुंचना है और रास्ते में ट्रैफिक जैम है और इतनी वो हाई पैमाने पे जैम है कि आप किसी भी सूरत टाइम पे नहीं पहुंच सकते। तो ये डिफरेंट किस्म के जो स्ट्रेसर्स हैं, ये इस सिचुएशन में फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। और उसकी वजह क्या है कि इसके ये फिर ऐसे एक हमारे सिस्टम्स को एक्टिवेट करता है, ऐसे बिहेवियर को एक्टिवेट करता है जिसको हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट। कि अब एक हमें इमरजेंसी सिचुएशन हमारे सामने आ गई है, अब इस सिचुएशन से हमने या तो लड़ना है, उसका सामना करना है, उसको कन्फ्रंट करना है, या फिर हमने फ्ली कर जाना है, यानी उससे हमने उसको अवॉइड करके, तो हमने उसके एस्केप करके भाग जाना है, वहाँ से फरार इख्तियार करना है। तो इन दोनों सूरतों के लिए हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन में एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एक्स्ट्रा एनर्जी उस वक्त आती है जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक डिवीजन है, वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। अब ये क्या करता है कि ये सिस्टम जो है ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो है वो कनेक्ट करता है। और जो चेंजेस इमरजेंसी सिचुएशन में इसके अंदर देखने में आती हैं, वो हम देखते हैं कि वो क्या क्या हो सकती हैं जो बॉडी के अंदर आ रही है। नंबर वन के प्यूपिल जो है वो उनको ये डायलेट कर देता है, पुतलियाँ फैल जाती हैं। आपने देखा होगा ना, खौफ की हालत में या परेशानी की हालत में जो है वो पुतलियाँ फैल जाती हैं। फिर जो आपका सलाइवा है ना वो ड्राई हो जाता है। आपने देखा होगा अगर को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी की सिचुएशन या परेशानी वाली सिचुएशन आ जाए, तो क्या होता है कि वो आपका जो मुंह है वो एकदम खुश्क होने लग जाता है, आपको प्यास लगने लग जाती है। तो उसकी वजह यही है कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो गया है। तो लंग्स जो हैं वो आपके वाइड हो जाते हैं। और क्योंकि आपने देखा होगा ना कि उसमें आप सांस ज़्यादा लेने की ज़रूरत पड़ती है। हम समटाइम वो जिसको कहते हैं ना सांस फूलता है, तो लंग्स जो है वो वाइडन हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और जो हमारी रेस्पिरेशन है वो बढ़ जाती है। फिर उसके बाद हमारी जो हार्ट बीट है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, दिल एकदम तेज़ तेज़ धड़कने लग जाता है। आपको ऐसे नहीं लगता कि जिस्म के हर हिस्से में हमारा दिल जो है वो धड़क रहा है? तो वो भी इमरजेंसी सिचुएशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आने वाली चेंजेस की वजह से होती है। और जो डाइजेशन है वो रुक जाती है, क्योंकि अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है या कोई ऐसा
आपको परेशानी वाली सिचुएशन का सामना है। कुछ लोगों को नो डाउट भूख लगती भी है इसमें, लेकिन जो नेचुरली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आने वाली चेंजेस की वजह से आपकी जो डाइजेशन है वो रुक जाती है। उस वक्त आपको, क्योंकि भूख की ज़रूरत, कुछ खाने पीने की ज़रूरत नहीं होती, उस वक्त आपका काम है अपने आप को बचाना। शुरू में मैंने बात की ना, सर्वाइवल के लिए आपको जो है वो इस वक्त एक एनर्जी चाहिए। फिर जो है लिवर की जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा हो जाती है। लिवर क्या सिक्रिएट करता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो है वो क्या हमें एनर्जी देता है। तो एनर्जी हमें उस वक्त हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि या तो आपने फाइट करना है उस खतरे के साथ, या आपने क्या करना है, ये फाइट और फ्लाइट, कि या आपने फाइट करना है या आपने उस जगह से भागना है। दोनों सूरतों में आपको एनर्जी चाहिए। अब लीवर जो है वो जब ज़्यादा ग्लूकोज बनाता है तो क्या होता है कि आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी को आप अपने इस फाइट या फ्लाइट के सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा ना, इसीलिए जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, जिनमें लिवर का मसला, डायबिटीज़ बेसिकली लिवर का मसला है ना, कि ग्लूकोज ज़्यादा मकदार में जो है वो स्क्रीट होने लग जाती है। तो वो जब किसी भी स्ट्रेस में होते हैं ना, तो उनकी इसी की वजह से लिवर की ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से उनकी शुगर हाई हो जाती है। तो इसलिए उनसे कहा जाता है कि आप स्ट्रेस से बचें। तो कोई भी स्ट्रेस की सिचुएशन है उसमें ये वाली, क्योंकि एनर्जी चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। और अगर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, सिर्फ स्ट्रेस है जिसमें आपको फिज़िकल एनर्जी नहीं चाहिए, तो चूंकि हमारी बॉडी तो इस हिसाब से बनी हुई है ना, अल्लाह ताला ने बनाई हुई है कि उसने जब एमरजेंसी सिचुएशन देखनी है तो उसके अंदर ये चेंजेस आनी आनी है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में ऑटोमेटिकली चेंजेस आ रही हैं। और जब वो एनर्जी ज़्यादा मकदार में खारिज होगी और आप उसको फिज़िकली यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि वो बॉडी के अंदर जमा होनी शुरू हो जाएगी, और वहाँ से फिर जो है वो डिफरेंट किस्म की बीमारियाँ, इसीलिए कहते हैं ना, स्ट्रेस में ज़्यादा अरसा अगर इंसान की बॉडी रहती है तो क्या होता है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ जो है वो, और हार्ट की प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। अच्छा, फिर उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है। जब ज़ाहिर है आपका जब दिल का धड़कना जो है वो तेज़ होता है, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी खुद बहुत तेज़ हो जाती है। ठीक है, और जो इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है वो रुक जाती है। इसमें आपने देखा होगा ना कि जब ज़्यादा बच्चों को भी देखा है, बड़ों को भी देखा है कि जब कोई इस तरह की परेशानी वाली बात आ जाती है तो इनकंटिनेंस देखने में आती है, यानी यूरिन का पास हो जाना या स्टूल का पास हो जाना, कपड़े गंदे हो जाना। तो ये क्या है, इंटेस्टाइन की मूवमेंट जो है वो रुक जाती है। तो इस वजह से स्टूल भी पास हो सकता है और यूरिन भी पास हो सकता है, खौफ की वजह से, डर की वजह से, परेशानी की वजह से। आपने देखा होगा ना, कोई भी आप कभी परेशानी की बात को सुनते हैं तो आपको फ़ौरन जो है वो अ, महसूस होता है कि हमने वॉशरूम जाना, मोशंस आ रहे हैं। तो क्या है कि ये ब्लैडर और बाउल जो है उस दोनों की मूवमेंट को ये लूज़ कर देता है, और उसकी वजह से इनकंटिनेंस देखने में आती है। तो अगर तो ये वाली जो एनर्जी है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो अब उसने जो भी उस हर जगह से एनर्जी इकट्ठी की, लिवर से भी और इधर उधर से भी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हुई, तो ये वाली जो एनर्जी है ये कहाँ जाती है? ये बेसिकली जाती है हमारे बाज, जिसको हम कहते हैं बॉडी एक्सट्रीमिटीज़, यानी जो वो हिस्से जो बाहर है, हमारे दोनों बाजू और हमारी दोनों टांगें। क्योंकि अगर हमने फ़ाइट करना है तो भी हमें यही दोनों चीज़ें चाहिए, इन्हीं के अंदर एनर्जी चाहिए। और अगर हमने उस जगह से भागना है, फ़्लाइट वाला मोड हमने जो है वो इख्तियार करना है, तो उसमें भी हमें अपने बाजुओं और टांगों में एनर्जी चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो है, जब मैंने पहले बात की आपको, अगर हम एवोल्यूशन की बात करें ना, तो पुराने ज़माने में जब ये चीज़ें इस तरह से थी कि अभी आप जंगल में जा रहे हैं, कुछ शिकारी आ जाता है, कुछ जानवर आ जाता है, तो उस वक्त आपने या तो उससे लड़ना होता था, या आपने दरख्त पे चढ़ना है, या आपने भाग जाना है, कुछ भी करना है। तो वहाँ पे एनर्जी चाहिए होती थी। अब सिस्टम तो इंसान के अंदर वही बना हुआ है। आजकल के जो इमरजेंसी सिचुएशंस हैं वो ज़्यादातर इस तरह के फ़िज़िकल डेंजर्स के साथ या फ़िज़िकल थ्रेट्स के साथ वाबस्ता नहीं है। आजकल के हमारे जो ज़्यादा स्ट्रेसर्स हैं या ज़्यादा जो थ्रेट्स हैं वो हमारी मेंटल लेवल पे होती हैं, जिनको हम स्ट्रेसर्स कहते हैं। तो जब उनकी वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की चेंजेस तो सेम है ना, वो तो चाहे फिजिकल डेंजर है चाहे मेंटल आपको थ्रेट है, उसने ये सारी जो चेंजेस आपने पढ़ी हैं ये सारी की सारी उसके अंदर आनी ही आनी है, क्योंकि वो एक्टिवेट हुआ है और वो ये सारे काम करेगा।
तो जब उस एनर्जी को हम यूज़ नहीं कर पाते ना, तो वो फिर हमारे लिए डिफरेंट बीमारियों की सूरत में सामने आती है। इसीलिए जब हम डॉक्टर पे भी जाते हैं ना किसी भी बीमारी के बाद, तो वो कहता है स्ट्रेस से दूर रहें। तो स्ट्रेस से दूर रहने के लिए क्यों कहा जाता है? ताकि ये सारी जो चेंजेस हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, अगर ज़्यादा मकदार में हो जाएं, ज़्यादा इंटेंसिव हो जाएं, तो इसलिए जो है वो मना किया जाता है कि चाहे ये जैसे हार्ट पेशेंट भी कोई हो, खुदा ना खास्ता घर में, तो कहते हैं इनको स्ट्रेस से दूर रखें। तो उसके पीछे ये रीज़न है जो आज हमने पढ़ी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से पैदा होने वाली जो चेंजेस हैं वो इंसान को परेशान करती हैं। अब हम इसकी जो दूसरी डिवीजन है ना उसके बारे में पढ़ेंगे कि दूसरी डिवीजन क्या है इसकी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। जो हमने अभी पढ़ा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है इमरजेंसी में। ये सिस्टम उस वक्त एक्टिवेट होता है जब इमरजेंसी जो है वो ओवर हो जाती है, गुजर जाती है, इमरजेंसी की सिचुएशन ख़त्म हो गई, आप जो है वो रिलैक्स हो गए, और उसके बाद क्या है, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसने रेगुलेट कर दिया आपके ये सारी जो ऊपर वाली चेंजेस हमने पढ़ी थी, ठीक है, बॉडीली चेंजेस जो भी आपकी इमरजेंसी के दौरान आई थी, ये उन सारी चेंजेस को रेगुलेट कर देता है, उनको बैलेंस पे ले आता है, नॉर्मलाइज कर देता है, ठीक है। जो बॉडी की जो फंक्शंस बहुत ज़्यादा हाइट पे, बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंचे हुए थे, उसको जो है वो वापस करके उनकी जो नॉर्मल लिमिट्स हैं उनमें ले आता है। अब इसमें कौन कौन सी चेंजेस हैं जो हमने पहले ऊपर पढ़ी, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट चेंजेस हैं, ठीक है, कि बॉडी में कौन कौन सी चेंजेस अब आएंगी जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा रिलैक्स होने के बाद। तो इसमें क्या है कि जो प्यूपिल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट्स हैं, प्यूपिल्स जो हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ठीक है। सलाइवा प्रोड्यूस होता है, सेलिब्रेशन आपकी जो है वो जैसे स्ट्रेस में मुंह खुश्क हुआ होता वो ठीक होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आपके जो एयरवेज हैं, हमने पढ़ा था ना कि जो लंग्स हैं वो खुल जाते हैं, तो एयरवेज जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं, वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं, और सांस लेने की हमारी जो रेस्पिरेशन है वो नॉर्मलाइज हो जाती है। उसके बाद क्या है, हार्ट रेट जो है वो आपका ठीक हो जाता है, स्लो हो जाता है, ठीक है। जो दिल एकदम तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ धड़क रहा था, वो आपका नॉर्मल स्पीड पे आ जाता है, रेस्पिरेशन नॉर्मल हो जाती है, वो जो आपको एकदम सांस फूला हुआ था वो आपका ठीक हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है, जो आप रूटीन में जैसे सांस लेते हैं। फिर उसके बाद आपका, अच्छा आपने देखा होगा ना, जैसे आप पेपर भी कोई दे के जाए, समटाइम ऐसा होता है ना कि जब आपने कोई पेपर देने जाना होता है तो आपको भूख नहीं लग रही होती, लेकिन जब आप जो है वो पेपर दे के घर जाते हैं तो आपको तो बहुत भूख लगी हुई है, बहुत भूख लगी हुई है। ये किसी भी स्ट्रेस वाली सिचुएशन से जब आप निकल जाते हैं तो फिर आप तसल्ली से बैठ के अपना जो है ना वो खाना खाते हैं। उसकी क्या वजह है कि आपको उस वक्त आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दोबारा काम करना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद क्या है कि जो ब्लैडर और जो बाउल है उसकी जो हमने पढ़ा था ना कि वो खुल जाती हैं, उसके रास्ते खुल जाते हैं, वो क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और अपने नॉर्मल जो उनकी फंक्शनिंग है उस पे आ जाते हैं। उसके बाद क्या है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, वो आपका जो एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ हुआ था, आपकी हार्ट रेट तेज़ होने की वजह से, आपकी रेस्पिरेशन तेज़ होने की वजह से वो भी नॉर्मलाइज हो जाता है। और उसके बाद क्या है कि जब आपका अच्छा, और ये सिस्टम जो है एक तो पीस की हालत में आपके लिए इसने काम किया, उसके बाद क्या करता है कि ये आपकी डेली लाइफ के लिए जो है ना एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। आपने जो ज़िंदगी में सारे काम डेली बेसिस पे आपने करने हैं, जिसको हम एनर्जी कंजम्पशन कंजर्वेशन भी कहते हैं, ठीक है, प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर डेली लाइफ। तो इसको हम एनर्जी कंजर्वेशन भी कहते हैं कि आपकी एनर्जी को वो सेफ भी रखता है और आपको एनर्जी जो है वो प्रोवाइड भी करता है। तो ये था हमारा एक सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के किस तरह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हमने सोमैटिक उसकी डिवीजन को पढ़ा, फिर हमने उसकी ऑटोनोमिक डिवीजन को पढ़ा जिसके अंदर हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो है सिस्टम पढ़े, और हमने देखा कि किस तरह से जो है वो ये सारे निज़ाम मिल के हमारे दिल की धड़कन को जो है वो
हमारे जो हमारा दिल है उसकी मूवमेंट को और उसकी जो है वो फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। यही सारे पेस मेकर के अंदर हमने पढ़ा ना किस तरह से कि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ये सारे मिल के तो हमारे दिल को जो है उसकी फंक्शनिंग को एक नॉर्मल स्पेस पे जो है वो लेके चलते हैं। तो शुरू में भी मैंने आपको बताया था, अब भी बता रही हूँ कि साइंटिफिकली हम इसको, हमारे पास ऐसी कोई बेसिस नहीं है कि हम इसको बिल्कुल अलग अलग कर दें कि ये हिस्सा ऐसा है, ये हिस्सा ये वाला है, ये हिस्सा, ये सारे जो पार्ट्स हैं ये मिल के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। और हम किसी को भी अलग नहीं, जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमने देखा कि हमने आँख की मिसाल देखी ना कि हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है उसके अंदर अ, वो सारे हमने पढ़ा ऑर्गन्स आते हैं, सेंस ऑर्गन्स आते हैं जो कि एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ रिलेटेड है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो आँख है कि वो अगर हम उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अलग करके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डाल देते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जाहिर है जो आँख है वो उसका जो सारा काम है वो सिंपैथेटिक में जब हमने पढ़ा कि उसकी प्यूपिल्स डायलेट हो जाती हैं और पैरासिम्पैथेटिक में हमने पढ़ा वो नॉर्मलाइज हो जाती हैं, तो ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो इस वजह से जो है वो आज हमारा ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का टॉपिक ख़त्म हुआ। अब अगली वीडियो में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे जो है वो कंसिस्ट करता है। तो होपफुली आपके लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल होगी। अगर ऐसा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।